वो भी जानते हैं, लेकिन क्या करें। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन मैडम उपस्थित है, जो समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, वो हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य लोग जो भी ज्वाइन करेंगे उनका भी स्वागत है, और जो लोग इस वीडियो के माध्यम से चीजों को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई। उनके द्वारा एक मोटो दिया गया, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग पुनः खेमका सर को स्मरण करते हैं। कल उनकी पुण्यतिथि थी 28 तारीख को, 28 अगस्त को, और उन्होंने 24 ट्रीटाइज लिखा, और उनको इस रूप में ट्रीटाइज लिखने का जो लिटरेचर था उनके पास, वो इस रूप में नहीं था। उन्होंने टोन सिडेट करके कंसेप्ट पूरा दिया
और किस एनर्जी को कैसे घटाना है, बढ़ाना, ये सब पूरा किया। प्लस इतने रोगों के बारे में लिख डाला जितना कि शायद ही एक एक किताब, एक एक, जैसे आप ट्रीटाइज 14 और 18 को पढ़ेंगे तो टंग डायग्नोसिस है, एक में केवल आई के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, एक में केवल हार्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, एक में लंग्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, एक किडनी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, एक में केवल आपके पेट के जितने रोग हैं वो सब, एक में केवल गायनी के संबंध में है, ट्रीटाइज 20 गायनी के संबंध में पूरी है, एक में केवल पेंस का विवरण है। इतनी किताबें, सब विविध ढंग की किताबें लिखने का उनका था, और उनका उद्देश्य यही था कि मानवता की रक्षा हो सके। मानवता की रक्षा के लिए कुछ संकल्प होते हैं, वो उन्होंने संकल्प लिए थे। हम पुनः कोशिश करें कि हमारे वो संकल्प हमसे दूर न हो, क्योंकि धीरे धीरे जब आप व्यक्ति जीवित प्राणी है, वो व्यक्ति महसूस करता है कि क्या उसके उद्देश्य से भटक रहा है वो, ये हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अहंकार का भाव आएगा तो हम भटकन के रास्ते पे बढ़ जाएंगे। इस अहंकार के भाव को हमको हमेशा निरस्त करना है। कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर ना है, और शीश उतारे हाथ धर सो बैठे घर मारे। अपने अहंकार को नष्ट करना है। तो ये प्रेम का घर है, इसमें प्रेम और सौहार्द की बात होनी चाहिए, और अपने अहंकार को नष्ट करना चाहिए, दिन ब दिन डेली नष्ट करना है। अहंकार डेली डेवलप होता है, क्योंकि अहंकार मन का भाव है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो मन का भाव है, इसलिए अहंकार तो हमारे साथ रहता भी है। और हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग फिंगर नंबर 6 में उसकी अहंकार एनर्जी रख दिया है, यानी अहंकार भाव तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा फिंगर के रूप में। 1/10 है ना फिंगर, 10 फिंगर है तो 1/10 हुआ, तो 1/10 भाग जो है वो तो हमारा अहंकार का है, यानी 10% हमेशा हमारे पास। तो इस अहंकार को बढ़ने नहीं देना है, इस अहंकार को 10% रहे तो भी काम चल जाएगा, और अगर ये रहेगा तो हमारा विकास रुक जाएगा। जब हमको लगता है कि हम बहुत ज्ञानवान हैं तो हमारा मन वहीं पर स्थिर हो जानता है कि हमको ज्ञानवान है, हमको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अहंकार भाव अपने आप आ गया, यही तो है अहंकार। और जब लगता है कि अज्ञानी है तो वो मन कहता है कि हम तो अज्ञानी, हमको और ज्ञान चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी कितना भी जान जाए, उसको ये भाव हमेशा रखना है कि हम अज्ञानी हैं और हम उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयासरत हैं और प्रयास करते रहेंगे। तब हमारा ज्ञान आगे बढ़ेगा और तभी हम करेंगे। जब हमें लगेगा कि नहीं, हमने तो ये विधा ऐसी लिख दिया, और हमेशा दूसरा और दुर्गुण क्या है हमारा, हमारी जब प्रशंसा कोई करता है तो हम बड़े प्रभावित होते हैं। हम मानते हैं कि ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है, ये नहीं जानते कि उसका कोई स्वार्थ हो सकता है जिसकी वजह से सत्य बोल रहा है, सच झूठ बोल रहा है। तो उसके स्वार्थ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमको विवेक बुद्धि हमारे पास दिया है, ईश्वर ने बुद्धि दिया है, वो विवेक तय करता रहता है कि नहीं, यह जो चाटुकारिता, चापलूसी से हमको दूर रहना है, क्योंकि चापलूसी भी हमारे ज्ञान को नीचे करती है। हम समझ ही नहीं पाते व्यक्ति के व्यक्तित्व को, वो बेवकूफ बनाकर हमको चला जाता है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, वो हमको मार्ग में बाधक है। निंदक निर्णय राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। निंदक को तो और बगल में रखिए, ताकि वो बताएगा कि आपने ये गलत किया, जैसे आप वो तो सुधार देंगे। क्योंकि ये तो आप मान नहीं सकते ना कि सारे संसार में सही लोग हमेशा आपके पास आएंगे, कुछ खराब आएंगे, कुछ अच्छे लोग आएंगे, तो दोनों लोग आएंगे। हमको बैलेंस करना है, और बैलेंस का हमारा सिद्धांत भी है। अगर हम बैलेंस ना करें आयुर्वेद में या हम चाइनीज में, तो हमारा ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो जाएगा। हमको एनर्जी का बैलेंस करना, एक एनर्जी बढ़ानी, एक घटानी। तो हम लोग पुनः नीतू जैन मैडम का स्वागत करते हैं, और हम लोग फिर वही डायग्नोसिस चैप्टर पर आ जाते हैं, ट्रीटाइज 7 चैप्टर 9, उसी के आगे। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम, और विशा मैम को भी मेरा प्रणाम, और सभी साथियों का स्वागत क्लास में। तो आज हम कल हमने जहाँ छोड़ा था, हमने पेज नंबर 115 तक कर लिया था। पेज नंबर आज 116 से हम चालू करेंगे, ट्रीटाइज 7 में डायग्नोस वाला।
तो सुनकर रोग निदान करना। हमने अभी तक देखा था कि ये सारी चीजें देखी थी, स्किन फ्रॉड, ये सारा हमने देख कर किया था हमने कि इसको हमने ए से लॉन्ग टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म चेंजेस और उसके बाद में चाल ढाल वगैरह इसका हमने सारा कुछ देखा था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सुनकर रोग निदान करना। तो रोगी की निम्नलिखित 3 चीजों को सुनकर रोग निदान कर सकते हैं हम। एक तो वॉइस, अगर कोई बोल रहा है, धीमे बोल रहा है, तेज बोल रहा है, गुस्से से बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, तो वॉइस हम सुन के हम सोच सकते हैं, निदान कर सकते हैं उसका कि वो किस तरह से बोल रहा है, हम उसका देख सकते हैं। और ब्रीदिंग, उसकी सांस किस तरह से जा रही है, सांस में कई बार होती है खर-खर की आवाज आ रही है, या सांस बहुत तेजी से चल रही है, या बहुत स्लोली स्लोली सांस ले रहा है वो, तो हम सांस की आवाज सुनकर भी रोग का निदान कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। एक खांसी का, खांसी किस तरह से हो रही है, कई बार कुक्कुर खांसी होती है, कुत्ता खांसी बोलते हैं उसको। और कई बार होता है कि एकदम से बहुत तेज कफ किस तरह से आ रहा है, एकदम खांस खांस के वो कफ निकाल रहा है। तो इस तरह से हम सुनकर, उसकी खांसी की आवाज सुनकर भी हम रोग का डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसमें हम पहला लेंगे वॉइस सुनकर। तो रोगी की वाणी अचानक से चली जाए, सडन लॉस हो जाए, एकदम से अचानक से एक्यूट हो जाता है। तो हमने कल पढ़ा था ये एक्सटर्नल विंड हीट का आक्रमण हुआ है। हमने लंग्स वाला चैप्टर पढ़ा था, सुधा मैम ने पढ़ाया था, एक्सटर्नल विंड हीट का अगर अटैक होता है तो अचानक से वॉइस चली जाती है। और अगर धीरे-धीरे वाणी जाती है, आवाज धीरे-धीरे कम होती कम हो जाती है, तो इसका मतलब लंग्स की डेफिशिएंसी हुई है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है कि एक तो लंग्स पे एक्सटर्नल विंड हीट का अचानक चली जाती है तो, और अगर धीरे-धीरे जाती है तो या तो लंग्स की डेफिशिएंसी होती है या लंग्स इन की डेफिशिएंसी होती है। तो उसके लिए हम LU7, LU9, GB12, UB13, CB6, CB17 और HT36 इसको टोन करके लंग्स की का डेफिशिएंसी को उपचार देंगे। लंग्स इनडेफिशिएंसी के लिए हम LU9, LU10, UB13, GB12, CV4, CB12, CB17, UB38 टोन करके उपचार देंगे। UB13 हमारा बैक्चू पॉइंट है लंग्स का, CB17 हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। ये हमारे की और रेस्पिरेटरी टिश्यूज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट इसमें UB38 आया है। UB38 हमारा वीकनेस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो लंग्स में, तो ये वीकनेस को बताती है, तो UB38 पर भी हम UB38 यहाँ पर उपचार के लिए लिया है, तो UB38 एक वीकनेस का बहुत अच्छा पॉइंट है। अब अगर रोगी की वाणी बहुत तेज और तीखी है, बहुत लाउड है, बहुत तेज बोल रहा है वो, तो इसका मतलब एक्सेस टाइप का रोग है। और अगर धीमी और पतली है, बहुत ज्यादा वीक और थिन वॉइस है, तो वो डेफिशिएंट टाइप का रोग है, ये हम समझ सकते हैं। अगर रोगी बात ही नहीं करना चाहे, उससे बात करें हम, वो बोले नहीं हमें बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। अगर बात ना करना चाहे तो इससे पता चलता है कि कोल्ड टाइप का रोग है। और अगर वो परेशान कर दे, बोल बोल के परेशान कर दे, बोलता ही रहे, तो वो हीट टाइप का रोग हमें बताता है। अगर रोगी चिल्ला-चिल्ला कर बोले, बहुत ज़्यादा शाउटिंग वॉइस में चिल्ला-चिल्ला के बोले, तो उसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम बता रहा है। और रोगी अगर बहुत ही ज़्यादा क्षीण और डरी आवाज़ में, बहुत ही धीमे-धीमे डरा हुआ-सा बोलता है, तो इसका मतलब है कि लंग्स में कहीं न कहीं प्रॉब्लम हुई है। और अगर कराहते हुए बोलता है कि इस तरह से कराह भी है, मतलब उसको कोई कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे पता चलता है कि वो किडनी में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो हम उसकी आवाज़ सुन के इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लंग्स की प्रॉब्लम है, या हमें लिवर की प्रॉब्लम है उसे, या फिर किडनी की प्रॉब्लम है। तो उस तरह से अगर या फिर कोल्ड की है या हीट की है, तो उसी तरह से जो हमने उपचार देखे हैं, वो उपचार हम देकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रीथिंग्स का सुनकर, साँस की आवाज़ सुनकर। अगर रोगी की साँस बहुत तेज़ और आवाज़ करते हुए बहुत तेज़ से चल रही है, तो वो एक्सेस टाइप का रोग बता रही है। और अगर बहुत धीमी और पतली चल रही है, तो वो डेफिशिएंट टाइप का रोग बता रही है। ये हम समझ सकते हैं, जैसा कि हमने वाणी सुन के भी देखा था, उसी तरह से ब्रीथिंग का भी हम ये देख सकते हैं। अब कफ, खाँसी, अगर रोगी की खाँसी बहुत तेज़-तेज़ जोर के साथ खाँस रहा है वो, तो वो एक्सेस टाइप का सेम यहाँ पर भी है। और अगर खाँसी बहुत धीमी-धीमी, बहुत कमज़ोर आवाज़ के साथ हो, तो वो डेफ़िशिएंट टाइप का रोग है। तो इसको हम इस सारी चीज़ों को हम एक्सेस और डेफ़िशिएंट के पॉइंट से हम इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सूंघ कर, स्मेल करके रोग निदान करना। तो हम एक है बॉडी की स्मेल, हम ऑर्गन से किस तरह से उसको
देखते हैं, ये इसमें बताया है कि दुर्गंध कटु या खट्टी गंध, खट्टी-खट्टी से ये हमने पढ़ा था कि ऑर्गन का भी पढ़ा था कि ऑर्गन का स्मेल के साथ भी जो रिलेशन था, वो सेम यही है कि अगर दुर्गंध कटु या खट्टी गंध आ रही है, तो वो लिवर से रिलेटेड है। जली हुई स्मेल आ रही है, तो वो हार्ट से रिलेटेड है। मीठी अगर स्वीट वाली गंध आ रही है, तो वो स्प्लीन से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा दुर्गंधित, अति दुर्गंधित, तो वो लंग से रिलेटेड है। और सड़ी हुई गंध आ रही है, तो वो किडनी से रिलेटेड है। गंध के संबंध में हम एक कुछ रूल्स हैं, उसको देखते हैं कि अगर तीव्र दुर्गंध है, तो इसका मतलब तीव्र दुर्गंध का मतलब है शरीर में गर्मी बढ़ती है। यानी कि अगर जैसे गर्मी होती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है और हमने भोजन बाहर रख दिया, फ्रिज में नहीं रखा है, तो भोजन सड़ जाता है। तो जिस तरह से फल, सब्ज़ी सारा भोजन सड़ जाता है गर्मी में, उसी तरह से पाचन क्रिया में भी अगर हमारे स्टमक में, हमारे स्प्लीन में अगर अंदर ऑर्गन्स में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो भोजन सड़ जाएगा। तो जब सड़ जाएगा, तो उसके कारण गर्मी बढ़ने से दुर्गंधित श्राव बहुत तेज अजीब सी गंदी से जैसे भोजन में से बदबू आती है, वैसे ही अंदर अगर भोजन सड़ेगा तो भी हमारे ऑर्गन्स में से हमारी बदबू आएगी। कोई गंध नहीं आए, अगर स्मेल आती ही नहीं है, तो इससे पता चला है कि कोल्ड, क्योंकि हम फ्रिज में रख देते हैं तो खाना में कोई स्मेल नहीं आती है। तो अगर इसी तरह से अगर कोई गंध नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है शरीर में कोल्डनेस बढ़ गई है। अब मुँह से साँस के साथ दुर्गंध आ रही है। कोई साँस ले रहा है, साँस छोड़ रहा है और उसके कई बार होता है कि हम उसके पास जाने में हम नहीं जाना चाहते कि इसके मुँह से साँस दुर्गंध आ रही है। तो इसका मतलब है स्टमक हीट बढ़ी हुई है। तो स्टमक हीट के लिए हम इसमें 2 प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। एक तो मुँह से साधारण दुर्गंध आती है और एक बहुत ज़्यादा तीव्र दुर्गंध आती है। तो जो साधारण दुर्गंध आती है उसके लिए P6, CB12, CB13, SP6, ST21, ST25, ST36, ST44, ST45 ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। और मुँह से तीव्र दुर्गंध अगर आ रही है तो LU7, लिवर 3, H5, H9, GB26 और LI4 ये पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। CB13 हम जानते हैं SI स्टमक, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और कंसेप्शन वेसल ये CB13 पॉइंट पर मिलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा पित्त को बैलेंस करता है, स्टमक कफ से होता है और कंसेप्शन वेसल शरीर का केंद्र होता है। तो ये तीनों जो होते हैं ये इस पॉइंट पर मिलते हैं, CV13 पर मिलते हैं। HT21 एक हमारा पॉइंट आया है, ये वेगस नर्व के एब्डोमिनल पोर्शन का एब्डोमिनल पोर्शन का ये पॉइंट है। फिर HT25 जो है हमारा फ्रंट जो पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इस तरह से हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अगर मल और मूत्र से तीव्र दुर्गंध आ रही है, बहुत ज़्यादा, स्टूल और यूरिन से बहुत ज़्यादा तीव्र दुर्गंध आ रही है, तो इसका मतलब है हीट बढ़ी है। यूरिन में अगर दुर्गंध आ रही है, तो हीट हम जानते हैं कि यूरिन में अगर आती है दुर्गंध, तो हीट और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो दुर्गंध आएगी, तो इसका हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट आगे हम और पढ़ेंगे, अब आगे आएगा तब हम और पढ़ेंगे। डायग्नोज बाय आस्किंग, अब पूछ के हम रोग कैसे पता कर सकते हैं। प्यास नहीं लगी तो हम जानते हैं कोल्ड टाइप का है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो हॉट टाइप का है। चिल और फीवर, अगर चिलनेस में रोगी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, रोगी बाहर नहीं जाना चाहता है। अगर ठंड लगेगी तो नेचुरल है कि सर्दी में नहीं जाना चाहेगा। वो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और वो ठंड से बचना चाहता है। तो ऐसा 2 कारणों से हो सकता है। एक तो हमने कल पढ़ा था लंग्स में, एक तो एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक ऑन लंग्स, एक्सटर्नल विंड हीट अटैक ऑन लंग्स। तो ये 2 अटैक होते हैं। तो इसमें जाड़े में अगर चिलिंग होती है, अगर सर्दी पसंद नहीं आती है, तो जनरली वो अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड का होता है। और गर्मी में जो होता है, वो ज़्यादातर आम तौर पर वो अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट के कारण होता है। विंड कोल्ड में हमने कल भी डिफरेंशिएट किया था उसको कि विंड कोल्ड में ज्वर हो सकता है और हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ज्वर होगा, लेकिन हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है और रोगी बाहर ठंड में नहीं जाना चाहता है। ये ग्रेटर यांग टाइप का है, ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर जो चैनल है, उसका है डिसीज़ इन 6 स्टेज पैटर्न का ये रोग होता है। और अगर विंड हीट का अटैक हुआ है, तो ज्वर होगा ही होगा, ज्वर की प्रधानता होगी और ठंड थोड़ी-सी लगेगी, कम लगेगी। और ये एक डिफेंसिव की लेवल जो हमने डिफेंसिव की का पढ़ा था लंग्स की जो डिफेंसिव की होती है, जो स्किन पर होती है, वो 4 लेवल टाइप्स ऑफ डिजीज़ होती है, उसका रोग होता है। ये हमें पेज नंबर 60 पर टाइप 7 में इसको हम पढ़ेंगे डिफेंसिव की के बारे में तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ज्वर तो है, फीवर हो रहा है, लेकिन ठंड नहीं लग रही है, तो इंटरनल अंदर की तरफ हीट टाइप अंदर हीट बढ़ गई है
और रोग ब्राइट यांग स्टेज का है। वो ब्राइट यांग स्टेज जो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक चैनल का एक्सेस होता है, तो वहां पर उसका उस टाइप का रोग ये हुआ है। अगर ये होता है, कभी ठंड लगती है और कभी ज्वर आता है। कई बार ऐसा भी होता है, एकदम से ठंड लगती है और बहुत सारा ओढ़ लेते हैं और एकदम से हटा देते हैं। तो पारा-पारी ऐसा होता है, तो इससे पता चलता है एक्सटर्नल विंड कोल्ड और विंड हीट दोनों का अटैक हो गया है। तो यह हमारा लेसर यांग स्टेज का होता है, ये ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर चैनल एक्सेस में होता है। अगर रोगी को ठंड लगती है और कपड़ा ओढ़ते हैं, अगर उसको चादर वगैरह उड़ा देते हैं तो ठंड घट जाती है। तो इसका मतलब है शरीर में यांग की डेफिशिएंसी हुई है और इंटरनल कोल्ड कंडीशन हुई है। यांग कम हो गया है, यांग कम हो गया यानी कि सर्दी इन बढ़ गया है, थोड़ा-सा सर्दी बढ़ गई है और अंदर जो है वो कोल्ड की कंडीशन हो गई है। विंड कोल्ड में अगर ये तो हुआ है कि रोगी को ठंड लगती है और कपड़ा ओढ़ने ओढ़ने पर ठंड घट जाती है। लेकिन अगर कपड़ा ओढ़ने से भी ठंड घटती ही नहीं है, तो ऐसा इन्फ्लुएंजा ज्वर में होता है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति ठंड के मारे काँपता रहता है, उसे कितनी भी हम रज़ाई उड़ा देते हैं, कितना भी मोटे-मोटे कपड़े उड़ा देते हैं, लेकिन उसकी कँपकँपी ठीक नहीं होती है। ये विंड कोल्ड का अटैक के कारण होता है। अगर रोगी को हल्का-हल्का ज्वर होता है, जो तीसरे पहर हम 4 पहर हमारे मानते हैं तो तीसरे पहर अगर बढ़ जाता है, दिन में तीसरे पहर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब शरीर में इनकी कमी हो गई है। इनकी कमी यानी गर्मी बढ़ गई है, तो वो शरीर में उसको तीसरे पहर हल्का-हल्का ज्वर होगा। और अगर तीसरे पहर में सिर्फ़ तीसरे पहर में मतलब अ, इसमें क्या होगा कि रोगी को केवल तीसरे पहर में मंद ज्वर हो। इसमें है ऊपर वाले में है रोगी को मंद ज्वर पूरे दिन रहता है, लेकिन तीसरे पहर बढ़ जाता है, तो शरीर में इनडेफिशिएंसी हुई है। और अगर रोगी को सिर्फ़ तीसरे पहर में मंद ज्वर होता है, तो भी इनडेफिशिएंसी हुई है, तो हम इसमें इनडेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट लगाएँगे। अगर रोगी को लगातार रेगुलर हल्का-हल्का फ़ीवर बना है, तो इससे पता चलता है कि ह्यूमिड हीट टाइप का रोग है। ह्यूमिड हीट यानी कि हम समझते हैं इन्फेक्शन है, कहीं न कहीं उसको इन्फेक्शन है, तो उसको रेगुलर हल्का-हल्का जैसे 99 डिग्री उसको हमेशा ज्वर बना हुआ रहता है। अगर रोगी को बीच में मतलब मिडनाइट में मध्य रात्रि में ज्वर होने लग जाता है, तो भी हम इसको शरीर में इनकी डेफिशिएंसी मानते हैं। और बच्चे को अगर रात में ज्वर होता है, कई बार बच्चे होते हैं पूरा दिन खेलते हैं, रात में फ़ीवर हो जाता है, तो इसका मतलब रिटेंशन ऑफ फूड हुआ है। कहीं न कहीं उसको खाने-पीने में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसका फूड रिटेंशन हो गया है, इकट्ठा हो गया है और उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो उसको रात को फ़ीवर हो जाता है। अब है नेक्स्ट हमारा स्वेटिंग। स्वेटिंग हम देखते हैं कि रोगी को पसीना इस मतलब हम देख सकते हैं कि एक तो हम ये देखते हैं कि रोगी के पसीना कौन से शरीर के किस भाग में आता है, किस समय आता है, पसीने की मात्रा कितनी है, क्वालिटी कैसी है, स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, तो हमें इसकी जानकारी उपचारकों को होनी चाहिए। तो स्वेटिंग का मतलब है हमें ये अच्छे से समझ लेना चाहिए स्वेटिंग का मतलब होता है डेफिशिएंसी। तो पसीना आने का मतलब शरीर में कमी की स्थिति होती है और स्वेटिंग नहीं आता है, इसका मतलब है कि शरीर में एक्सेस का है, एक्सेस कंडीशन है। स्वेटिंग में बी ड्यू टू डेफिशिएंसी। अब पसीना नहीं आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो या तो यांग की कमी है या इन की कमी है। दोनों में से कुछ ना कुछ हुआ है कि डेफिशिएंसी है, यांग की भी हो सकती है और इन की भी हो सकती है। और अगर पसीना नहीं आ रहा है, तो यांग या गर्मी की अधिकता या नम गर्मी की अधिकता होता है। यानी कि गर्मी बढ़ गई है, अब गर्मी बढ़ गई है तो हमारे जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, वो सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण सारे फ्लूइड्स एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फ्लूइड सूख गए तो पसीना नहीं आता है। तो इसका मतलब यांग की गर्मी की अधिकता से वो पसीना नहीं आता है। अब है सर के क्षेत्र में पसीना आमाशय की गर्मी के कारण या ह्यूमिड हीट के कारण आता है। अगर सर के क्षेत्र में पसीना आ रहा है, तो हमारे स्टमक में हीट है या फिर हमारे स्टमक में डैम्प हीट हुई है। और अगर ललाट पर हमारा ये ललाट है, ललाट पे पसीना आ रहा है, तो स्प्लीन और स्टमक में डेफिशिएंसी है। ये हमारा स्प्लीन और स्टमक में डेफिशिएंसी बताता है। तो हम अलग-अलग देख के पता लगा सकते हैं। और अगर हमारे हाथों में है, तो ये लंग्स में की डेफिशिएंसी है और पूरे शरीर में भी पसीना आ रहा है, तो भी हम इसको हाथों में और पूरे शरीर में हम लंग्स की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देंगे। अब अगर हथेली, तलवे और छाती में ये 5 हीट वाला होता है कि दोनों हथेली में और तलवे में और छाती में ये पसीना आता है तो इनकी डेफिशिएंसी होती है। अब दिन में अगर पसीना आ रहा है तो यांग डेफिशिएंसी होती है और अगर रात को पसीना आ रहा है तो वो इनका डेफिशिएंसी होती है। अब है लगातार रात ज़्यादा रात वो क्योंकि इन है, रात जी इन सर। है, तो आप इससे यहाँ जोड़िए। रात इन है, तो रात में कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो वो इनडिफिशियंसी हो गई। दिन यांग है,
इसलिए दिन में अगर कोई स्वेटिंग हो रही है तो यांग डिफिशियंसी हो गई। ऐसे जोड़ लीजिए, डे टाइम यांग और रात का इन डिफिशियंसी। जी सर। अधिकांशतः रोग डिफिशियंसी के ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो सिस्टम अब समझ लीजिए कि इन का मतलब, इन का डिफिशियंसी मतलब कि यांग बढ़ा है, यांग डिफिशियंसी मतलब इन बढ़ा है। जी सर, थैंक यू सर। फिर लगातार ज्यादा ठंडा, एकदम ठंडा ठंडा पसीना आ रहा है, एक तो पसीना गर्मी के कारण आता है, लगातार ज्यादा ठंडा पसीना आ रहा है तो यांग बहुत ज्यादा कम हो गया है। यांग अगर बहुत ज्यादा कम हो गया है तो यानी कि ठंड बहुत ज्यादा, बॉडी में कोल्डनेस बढ़ गई है, तो बहुत ज्यादा ठंडा पसीना बाहर निकालेगा। तो इसके लिए हम यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देंगे। अब अगर ललाट पर, हमारी ललाट पर अगर बूंद-बूंद तेल, जैसे ऑयली स्वेटिंग हो रही है और ऑयल जैसा पसीना आ रहा है, हाथ लगाएँगे तो जैसे हाथ पसीने में ऑयल आ रहा है, तो इसका मतलब शरीर में यांग बहुत ज़्यादा गिर गई है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस मात्रा में यांग गिर गई है, कम हो गई है। वो उसमें ये एक क्रॉनिक कंडीशन है और डेथ हो सकती है पेशेंट की, तो इसे हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हमें इसे लेना चाहिए। अब अगर पसीना तेल के समान चिकना होता है, तो ये सेम चीज़ है कि तेल के समान चिकना है तो यांग की डेफिशिएंसी है और इसमें मृत्यु का खतरा होता है। अब अगर पीले रंग का पसीना आता है, एक तो पसीने में कोई कलर नहीं होता है और पीले रंग का पसीना है, तो इसका मतलब है शरीर में ह्यूमिड हीट बढ़ी हुई है। तो ह्यूमिड हीट बढ़ी हुई है तो हम ह्यूमिड हीट का इसमें ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेडेक का। अगर चिकित्सकों को सर दर्द का उपचार करते समय हम कौन-कौन सी बात ध्यान रख सकते हैं, ये हम देखते हैं। एक तो सर दर्द कब हो रहा है, उसका किस समय हो रहा है प्रारंभ और कितनी समय से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है और इस किस समय स्टार्ट हुआ है वो। सर के किस भाग में, हमारे सर में पूरा इतना बड़ा सर है, तो सर के कौन से पार्ट में हमारा पेन हो रहा है। फिर है सर दर्द अभी अगर कुछ समय से ही प्रारंभ हुआ है, तो इसका कारण एक्सटर्नल विंड कोल्ड है। एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक होता है तो कुछ अभी आधा घंटा 1 घंटे से हो रहा है तो एक्सटर्नल विंड कोल्ड हो सकती है। अगर सर दर्द पुराना है और धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल इंटरनल कोई प्रॉब्लम है। तो इंटरनल हम कॉज़ को देखेंगे कि इंटरनल क्या कॉज़ हो सकता है, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उससे हम और भी कई सारी चीज़ें पूछेंगे, कहीं चोट लगी है क्या या और भी क बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई टेंशन है क्या, लू में बाहर गए हैं क्या? तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देख के हम डायग्नोज़ कर सकते हैं कि अगर सर दर्द पुराना है और धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो ये एक क्रॉनिक कंडीशन कहलाएगी। दिन के समय अगर सर का दर्द है, तो वो जैसा कि सर ने बताया कि दिन दिन यांग से रिलेटेड है, तो वो यांग की डेफिशिएंसी, यांग या की डेफिशिएंसी। शाम के समय जब शाम या रात के समय है, तो इन या ब्लड की, इसमें ब्लड की डेफिशिएंसी से भी सर दर्द हो सकता है। आमाशय में ललाट का जो सर दर्द होता है, वो आमाशय में गर्मी बढ़ने या ये लार्ज इंटेस्टाइन। ब्लड ब्लड भी देखिए उधर क्या की क्या है, यांग यांग और इन दो बड़ी पावरफुल प्रकृति की ऊर्जा है, ठीक है, प्रकृति के रूप है, दो रूप में। तो यांग और इन दो ही पहले थे, उन्हीं ने सब प्रकट किया। जो भी कहा, जो भी शब्द आप सुन रहे हैं, जो भी कहीं ब्लड है, रक्त है, की है, सब सारे चीजें क्या है, यांग के ही, यांग और इन के ही पुत्र है, यानी इन्हीं संतानें हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि यही पहले थे, इन और यांग पहले थे, प्रगट थी, और प्रगट और यांग और इनमें प्रकट किया अपने को, तो पहले यही थी सत्ता में। तो जो भी सत्ता शब्द आप और भी कुछ सुनेंगे, वो इन और यांग की ही सत्ताएं हैं, उन्हीं के पुत्र पुत्रियां, उन्हीं के संतानें हैं। तो की भी क्या है, यांग की डिफिशियंसी क्यों कर, डे टाइम माने ये यांग, और की क्या है, की भी तो वही यांग का ही रूप है। की क्या, मूवमेंट, यांग माने, यांग भी तो बहुत तेज मूवमेंट कर रहा था। याद करिए, यांग क्या था, फंक्शन। न्यूट्रॉन पावर में, होमो हेट्रो, वहां भी कंसेप्ट, वो भी दोनों नोट करिए, होमो हेट्रो न्यूट्रो, तो बहुत तेजी से भाग रहा था, वो यांग है। तो वही की है, की भी क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो यांग का कहीं ना संतान के रूप में हो सकते हैं। इन क्या है, इन ऐसी थी जो सेटल डाउन कर रही थी और जो स्टेबल होना चाहती थी, जो स्ट्रक्चर करते थे, जो मैटर यानी कंटेंट, ऊर्जा नहीं, मैटर। तो मैटर क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड इज ऑल्सो टाइप ऑफ इन, ब्लड माने एक मैटर है। ब्लड को चलाने वाला तो की है, लेकिन ब्लड खुद अपने आप में मैटर है। वो मूवमेंट जो ले रही है वो की वजह से ले रही है, लेकिन ब्लड अपने आप में इन है। तो इस इन स्वरूपा है, इन न होकर इन स्वरूपा है, वो की भी है, यांग स्वरूपा है, कहीं ना कहीं उसका ही संतान के रूप में है। ऐसे हम लोग अपने को
उसके लिए तैयार करते चलेंगे, ठीक है। इनडिफिशियंसी माने ब्लड इनडिफिशियंसी होगी इवनिंग टाइम में, या तो इन होगी या ब्लड होगी, डे टाइम में या तो यांग होगी या की होगी। जी सर। अब ललाट का सर दर्द या तो स्टमक में गर्मी बढ़ी है या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक चैनल एक्सेस में रक्त की कमी से हो रहा है। अगर ललाट में सर दर्द हो रहा है हमारे या फोरहेड पर हो रहा है, तो हमने भी फोरहेड का पढ़ा भी था, तो फोरहेड पर अगर गर्मी या तो स्टमक में हीट बढ़ी हुई है या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक चैनल एक्सेस में ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई। ब्लड डेफिशिएंसी जैसे सर ने बताया, ब्लड डेफिशिएंसी से भी हमारे सर में दर्द हो जाता है। अब हेडेक इन टेम्पल। ब्लड डिफिशियंसी माने समझिए, ब्लड डिफिशियंसी माने ब्लड नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा। ब्लड माने पोषण, पोषण नहीं मिल रहा ब्रेन को। अब ब्रेन को क्या चाहिए, अगर ब्लड नहीं जाएगा तो हमारे जो पोषक पदार्थ है वो किसी भी सेल को नहीं मिल पाएंगे। तो ब्रेन के सेल क्या करेंगी, रोएंगी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। कैसे, उनका दर्द माने क्या हुआ, दर्द की भाषा तो यही होगी, रोना, चीना, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना है। हम लोग उस बात को सरदर्द बोलते हैं, वो अपनी बात में आपको अवगत करा रहे हैं कि हम भूखे हैं, हमको खाना चाहिए। स्टमक हीट क्या करेगी, स्टमक हीट ऊपर की बढ़ेगी। ऊपर हीट जब ऊपर बढ़ेगी तो क्या करेगी, हीट जहां जहां जाएगी वहां क्या करेगी, जलन पैदा करेगी ना। तो जलन क्या है, हेडेक इज द ऑल्सो जलन, जलन ही तो है। अंदर जाएगी, किसी सेल को जलाएगी, किसी को मारेगी, किसी को पीटेगी, तो अल्टीमेटली हेडेक वहां भी होगा। फिर अगर कोई बाहर कोई बच्चा सेल में हो और उसको कोई मारने पीटने लगे तो क्या करेगा, रोएगा ना। तो स्टमक भी वही काम कर रही है। ऐसे समझ, मतलब देखिए, ऐसा मत सोचिए कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ये तो हमको समझना है। स्टमक हीट यही करेगी, वो जाएगी, मारेगी, पीटेगी। हीट है, गर्मी है, वो कहीं ना कुछ करेगी। आप नहीं परेशान हो जाते हैं ऐसे व्यक्तिगत रूप में कि गर्मी हो तो आप जलने लगेंगे, तो वही हेडेक वही है फोरहेड पे, तो यहीं पर जाएगी और सीधे जाकर के आपको यही सामने उठ रही है और सीधे पहले कहेगी। नाक, नाक बंद हो जाएगी, आप नाक बंद हो सकती है, आपको यहाँ दर्द हो सकता है, आपको यहाँ दर्द हो सकता है, आपको जोड़े बंद हो सकते हैं, आपके जबड़े ढीले हो सकते हैं, आपके दांत पीले हो सकते हैं, आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। ये सब स्टमक हीट के रिएक्शंस हैं, ठीक। ऐसे हम लोग समझना है, समझते जाइए। चलिए। जी सर, थैंक यू सर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेडेक इन टेम्पल, कनपट्टी का दर्द। कनपट्टी का दर्द और साइड ऑफ हेड, हेड के साइड में दर्द हो, तो वो हमारा लेसर यांग स्टेज का है। उसमें हमारा ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर आता है। ये लॉन्ग चैनल एक्सेस है, इसके कारण होता है। और ये हमारा किस किस कारण से हो सकता है, एक तो एक्सटर्नल विंड कोल्ड इन लेसर यांग चैनल, ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर का जो मेरिडियन एक्सेस है उसमें एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक हुआ है, या फिर एक्सटर्नल विंड हीट का अटैक हुआ है लेसर यांग चैनल पे, ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर मेरिडियन एक्सेस पर, या फिर हमारा ड्यू टू इंटरनल लिवर एंड गॉल ब्लैडर हीट राइजिंग। लिवर और गॉल ब्लैडर में हीट बढ़ी हुई है, हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर हीट बढ़ गई है तो उसके कारण हमारा सर दर्द होगा, वो सीधा सर पे जाके अटैक करेगा और हमारा सर दर्द हो जाएगा। तो लिवर में अगर हीट बढ़ के कनपट्टी का दर्द हुआ है तो लिवर 2, 3, GB13 और GB20, ये हमने देखा है लिवर में हीट बढ़ी थी तो हमने देखा था ये माइग्रेन का उपचार था। तो ये 4 पॉइंट हमें याद रखना है, माइग्रेन का उपचार होता है, तो इस पे हम लिवर हीट के पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। अब हम गॉल ब्लैडर में अगर हीट बढ़ी है तो सर के, और अगर सर के पार्श्व भाग में, सर के अगर साइड के भाग में हमारा पेन हो रहा है तो GB24, GB34, liver 14, CB12, TW6, LI11, UB18, UB19 और UB20, इस पर हम इसको हम सेलेक्ट करके इस पर उपचार देंगे। फिर है वर्टेक्स हेडेक। वर्टेक्स नॉर्मली हेडेक हमारे सर का नॉर्मली ऊपर का भाग। जी सर। नॉर्मली लीवर का जो कनपटी दर्द होगा, नॉर्मली, हम ये नहीं कह रहे, नॉर्मली लेफ्ट साइड में होगा और जीबी का राइट साइड में होगा, ठीक। ये भी आगे लिखा मैं लिखते हैं। ओके। जी सर। अब वर्टेक्स हेडेक, वो जो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर के भाग में अगर दर्द होता है तो वो हमारा इन टर्मिनल इन जो कि हमारा पेरिकार्डियम और लिवर चैनल एक्सेस का है, उस वाले चैनल में हमारे पेन, हम उसको उससे देखेंगे। तो ये हमारा जो ये सर के ऊपरी भाग में सर दर्द जो होता है, लिवर में ब्लड की डेफिशिएंसी होती है या फिर ये पेरिकार्डियम और लिवर चैनल एक्सेस में रोग के कारण होता है। तो इसके लिए हम P6, लिवर 2, लिवर 3, GB25, GB26 और SP6, इनको हम टोन करेंगे क्योंकि लिवर में ब्लड की डेफिशिएंसी है, तो हम इन पॉइंट को हम टोन करेंगे।
P6 जो पॉइंट है हमारा इनर पास पॉइंट कहलाता है। ये चोंगमो का मास्टर पॉइंट है और ये कपल पॉइंट भी है। कपल पॉइंट इसका कपल पॉइंट जो है चोंगमो का वो SP4 है। तो ये सर पता नहीं बीच में कोई डिस्टरबेंस आ गया था, वापस हाँ शुरू करती हूँ। नहीं, शीतल 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 ज्वाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक शीतल है सर। ज्वाइन कर लिया ना। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ शीतल है ज्वाइन। P6 नमस्ते हमारा सर। बहुत हेडेक देखिए, इसको और जोड़िए। वर्टेक्स माने क्या, ये वर्टेक्स माने क्या हुआ, ऊपर वाला पॉइंट, और ये ब्रेन का ही पॉइंट हुआ ना। ब्रेन, एक सेकेंड, क्या हुआ? सर कोई हेडेक, कोई आ रहा है डिस्टर्बेंस? सर कोई वीडियो कॉल कर रहा है, रेखा हाँ पटवाल। वीडियो कॉल क्यों कर रही है सर ये? पता नहीं क्यों कर रही है। उसको नहीं, पता, मुझे गलती से लग गया था मेरा। नहीं नहीं, अभी वो भी ऑनलाइन आ रहा नहीं, है। हाँ अभी रेखा पटवाल। मेरा गलती से लगा, फिर उसने लगाया होगा। हाँ अच्छा, अच्छा कोई बात हाँ नहीं। ठीक है, अच्छा, anyway, तो ये वर्टेक्स माने, वर्टेक्स हेडेक जो है, पेरिकार्डियम को हम लोगों ने माना है, पेरिकार्डियम को डॉक्टर वॉल ने माना है। क्या माना है, कौन सा चैनल? पेरिकार्डियम को ब्रेन से माना गया है। ठीक ब्रेन है, से। ब्रेन से जोड़ा गया, ये टीसीएम ने भी कहा है कि ब्रेन का है, तो पेरिकार्डियम को ब्रेन से जोड़ा गया है, इसलिए वर्टेक्स, हम आप समझिए कि वर्टेक्स माने ऊपर हुआ ना, ब्रेन का मुख्य पार्ट ऊपर का कॉर्टेक्स वाला हुआ, तो वहां पर पेरिकार्डियम को, इसलिए पेरिकार्डियम का जो है वर्टेक्स का हेडर को पेरिकार्डियम से जोड़ा गया है। क्लियर? और लीवर, लीवर भी अल्टीमेटली, लीवर का जब एनर्जी बढ़ जाती है कभी, तो जाके ब्रेन को ही अटैक करेगी सबसे लास्ट में जाकर के, अपनी सीमा से ऊपर। तो देखिए वही सब पॉइंट है उसके, पॉइंट और लीवर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग समझते चलेंगे उसको, थोड़ा सा अपने को, कि वर्टेक्स आपको याद आ जाएगा, अरे यहाँ तो पेरिकार्डियम होना चाहिए, ऐसे। जी सर। ठीक। अब है हेडेक इन द होल हेड। अगर पूरे सर में सर दर्द हो रहा है, सारे शरीर में सर दर्द का कारण बाहरी वात ठंड, एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक होता है। तो उसके लिए हम जानते हैं ये वाले पॉइंट्स हैं एक्सटर्नल विंड कोल्ड के पॉइंट्स, LU7, LI4, UB12, GB16 और CV17। CV17 ये ब्रोंकाई का भी वेस्ट पॉइंट है, इन्हें हम सेडेट करेंगे। अब है पेन इन नेप ऑफ नेक, गर्दन के पीछे की तरफ अगर सर में दर्द हो रहा है तो वो हमारा ग्रेटर यांग चैनल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर का एक्सेस का चैनल है, उसके कारण हो रहा है। तो उसके लिए हम SI3 हमारा जीवी गवर्निंग वेसल का मास्टर पॉइंट है। SI3, SI6, UB10, UB60, LU7, LI4, GB14 और GB16, इन पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। अब इनको भी एक्सेस को सर सेलेक्ट समझते करेंगे चलिए। ना ये? एक्सेस, हेलो, एक्सेस को जी सर। समझते चलिए, चैनल एक्सेस को। आप अभी और न समझे, लेकिन समझिए, स्मॉल गर्दन के पीछे यहाँ पर ये कौन से मेरिडियन है, देखिए यहाँ पर कौन सा मेरिडियन है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन ना, यहाँ पर जी देखिए सर, इस स्मॉल इंटेस्टाइन वो है, आपको और यूरिनरी यूबी को मेरिडियन जीवी की बिल्कुल बगल बगल चल रही, तो यानी गर्दन के पीछे ये वाला जो पोर्शन है, वो उसी से, इसीलिए उसको चैनल को, एक्सिस को, अभी आप उसका बहुत महत्वपूर्ण मत जानिए, लेकिन सिंपल समझते रहिए कि गर्दन के पीछे यहाँ पर जो मेरिडियन आएगी वो यूबी आएगी और एसआई आएगी, बस इसलिए वो चैनल एक्सिस कहा गया है। क्लियर? जी सर, थैंक यू सर। UB10 हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा का पॉइंट है, इसमें UB16 फायर पॉइंट है। GB14 बहुत अच्छा पॉइंट है, ये हमारे अगर फीवर वगैरह भी होता है, फीवर एलर्जी इन्फेक्शन होता है तो हम GB14 पर इलाज कर सकते हैं। SI6 हमारा जी क्लैक पॉइंट है, ये SI का जी क्लैक पॉइंट है। अब अगर एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक है तो हम LU7, LI4, UB12, GB16, CV17 को सेलेक्ट करेंगे। और इंटरनल किडनी डेफिशिएंसी है, किडनी की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, या अगर दो कारण से होता है, या तो एक्सटर्नल विंड कोल्ड होता है या किडनी डेफिशिएंसी होता है। तो किडनी डेफिशिएंसी है तो हम K3, CB4, UB23, UB47 और GB4 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। अब
टाइप ऑफ हेडेक, हेडेक बहुत तरह के होते हैं। सर भारी लगना, ये सर भारी जो लगता है या तो ह्यूमिडिटी के कारण या बलगम बनता है तो सर में भारीपन लगता है, दर्द नहीं बोलते उसे, भारी भारी जैसा लगता है पूरे टाइम सर भारी हो रहा है, तो ये बलगम के कारण या ह्यूमिडिटी के कारण होता है। सर के अंदरूनी भाग में अगर दर्द है, जो ऐसा लगता है कि मस्तिष्क में कहीं चोट लग रही है, ब्रेन में हमारे कहीं कहीं ना कहीं जैसे को डंडे पड़ रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये किडनी डेफिशिएंसी से होता है। किडनी डेफिशिएंसी के लिए हम K3, CV4, UB23, UB47 और GB4 इन पॉइंट को हम टोन करेंगे। इसमें UB47 ये पौरुषत्व का महल किडनी की ऊर्जा को मजबूती देता है। UB27 हमारा बैक शू पॉइंट है। UB27 हमारा किडनी का बैक शू पॉइंट है। अब है डिस्टेंडिंग पेन और थ्रॉबिंग पेन, यानी भारीपन का ये एकदम से देखिए, इनको बता दीजिए मैडम, यूबी जी सर, 23, 47, GB4 ये मोर और लेस एक ही धरातल पर आते हैं, जी सर, हाँ जी सर, एक ही लाइन पे। 23, 47, GB4 ये एक ही उसमें आएंगे, ठीक है। जी सर, हाँ, और एक एक सिद्धांत ये भी है कि एक कभी यूबी चैनल पर यूबी पढ़िएगा, यूबी में कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई बैकशू पॉइंट है तो जो उसके बगल में धरातल में, उसी धरातल माने उसी लेवल पर जो कोई पॉइंट उसके बगल में होता है उस दोनों को करिएगा तो मनोवैज्ञानिक बहुत से इससे रोग दूर होते हैं, ठीक है। आगे पढ़िएगा जी सर, यूबी में। जी सर, थैंक यू सर। फिर है भारीपन का दर्द, ये टपकन या स्पंदन युक्त दर्द, यानी कि एकदम से जैसे थ्रॉबिंग पेन होता है, एकदम से होता है, एकदम से बहुत भारीपन लगता है, तो उसके लिए हम लिवर 3, लिवर 8, UB18, SP6, K3 और GB20, GB16 इन पॉइंट्स को सेडेट करेंगे। ये हमारा लिवर यांग राइजिंग है। तो लिवर यांग राइजिंग में क्या होता है, रोगी को पहले किडनी इनडेफिशिएंसी होती है, पानी की, जैसे किडनी इनडेफिशिएंसी यानी कि पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी हो जाती है तो हम देखते हैं कि हम प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, तो पानी की कमी से पौधे भी कम पोषण पाता है। कुछ समय बाद में किडनी इनडेफिशिएंसी होती है तो लिवर इनडेफिशिएंसी भी हो जाती है और उसके बाद में लिवर यांग एक्सेस हो जाता है और वो सर में ऊपर चढ़ जाता है। इससे हेडेक हो जाता है, शाउटिंग एंगर हो जाता है, डिजीनेस आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, कान में आवाजें आने लगती हैं, बहरापन हो जाता है, इंसोमिया, ड्राई माउथ, थ्रॉट, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ड्राई आईज हो जाती है, ब्रिटल नेल्स, नेल्स टूटने लगते हैं, साइड ऑफ टंग रेड हो जाती है और हमारी उसमें कोई कोटिंग नहीं होती है, ये सिम्पटम आते हैं। तो ये एम्प्टी हीट के लक्षण होते हैं। लिवर यांग राइजिंग में जो ये लक्षण है, ये एम्प्टी हीट के लक्षण कहलाते हैं। इससे होने वाला सर दर्द हमारे सर के जनरली वो राइट साइड में होता है। जैसा कि सर ने बताया कि लिवर वाला पेन हमारा सर के राइट साइड में होता है। ब्लड डेफिशिएंसी किस कारण सर होता है, सर में दर्द होता है तो वो लेफ्ट साइड होता है। तो उसके लिए हम ये वाले पॉइंट्स को यूज करेंगे जो हम अभी बताए। इसमें लिवर 8 बॉडी फ्लूइड्स की कमी को दूर करता है क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स कम हो गए। UB18 हमारा बैक्शू पॉइंट है लिवर का। GB20 वात का तालाब कहलाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिवर यांग राइजिंग में वात भी बढ़ गया। GB16 और GB20 ये दोनों पॉइंट वात के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है। GB गॉल ब्लैडर 20 और गवर्निंग वेसल 16 ये वात का तालाब कहलाते हैं, तो वात के उपचार के लिए ये बहुत अच्छे पॉइंट है। अब सर में छोटे से स्थान पर एक बहुत एक ऐसा लगता है कि जैसे सुई से गड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं ब्लड का स्टेग्नेशन हो गया, ब्लड रुक गया है, तो हम उसके लिए ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट देंगे। अब सर दर्द के साथ साथ में हवा या ठंड अच्छी, सर दर्द भी हो रहा है और हमें ठंड अच्छी नहीं लग रही है, हवा अच्छी नहीं लग रही है, तो वो एक्सटर्नल अटैक है, कहीं ना कहीं विंड का या कोल्ड का अटैक है, तो वो उसके कारण हमें हवा अच्छी नहीं लग रही है। अब सर्दी है और दर्द पहले से ही है और अगर सर्दी से दर्द और बढ़ गया तो ये कोल्ड टाइप ऑफ डिजीज है कि सर्दी से दर्द बढ़ रहा है तो कोल्ड टाइप का है, गर्मी से बढ़ रहा है अगर तो हीट टाइप ऑफ डिजीज है ये। थकान से थकान से तो कई बार बहुत ज्यादा सर दर्द हो जाता है और हम विश्राम करते हैं तो सर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये की डेफिशिएंसी है, इसमें जनरली हम किडनी की डेफिशिएंसी या किडनी यांग डेफिशिएंसी का उपचार देंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिजीनेस। अब एकाएक चक्कर आने लग जाते हैं, अगर अचानक से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा चक्कर आने लग जाते हैं तो ये एक्सेस कंडीशन बताती है और धीरे धीरे आती है तो कभी एकदम से धीरे 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 चक्कर बढ़ रहे हैं तो डेफिशिएंट कंडीशन बताता है। चक्कर 4 प्रकार के होते हैं। सीवियर जोर का, इसमें सारे के सारे ऐसा लगता है कि हम खड़े हैं और सारी की सारी चीजें हमारे आसपास की चीजें घूम रही हैं बहुत तेजी से, व्यक्ति संतुलन खो बैठता है, गिर पड़ता है, ये इंटरनल अंदर की तरफ विंड का अटैक है, विंड बढ़ी है, तो उसके लिए हम लिवर 3, लिवर 8, UB18, GB16 और GB20
ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। sp6 और k3 ये दोनों पॉइंट हम टोन करेंगे। तो इसमें भी वही सेम आ गया, GB16 और GB20 ये बात का तालाब है, तो विंड बढ़ी हुई है तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे। लिवर 8 भी हमारा बॉडी फ्लूइड्स को कम करता है, तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करके हम इसका इलाज कर सकते हैं। अब स्लाइड थोड़ा-थोड़ा चक्कर आता है, इसमें सर भारी होने लगता है, आँखों के ऐसे ऐसा लगता है जैसे अंधेरा छा गया है। सर में बलगम की रुकावट के कारण होता है। तो अगर सर में बलगम रुक रहा है, तो उसके कारण थोड़ा-थोड़ा सा डिज़ीनेस होता है, हल्का-हल्का सा। बलगम एक रोग कारक घटक होता है। शरीर में जहाँ-जहाँ बलगम बनता है, अवरुद्ध होता है, वहीं पर रोग उत्पन्न होता है। तो बलगम पढ़ा था हमने कि एक तो दिखता है और एक नहीं दिखता है, इस तरह से होता है, 3 कारण से बनता है, स्प्लीन, लंग्स और किडनी से। ये हमने पढ़ा हुआ है, बलगम वाले क्वेश्चन में। हमने जब फ्लूइड पढ़ा था, उसमें हमने बलगम पढ़ा था। फिर नेक्स्ट है हमारा स्लाइट डिजीनेस, थोड़ा चक्कर आना। तो थोड़ा चक्कर ये थकान आने पे बढ़ जाता है। थोड़ा-थोड़ा चक्कर आ रहा है, थकान हो गई, अगर ज़्यादा काम कर लिया, कुछ प्रेशर आ गया, तो ये बढ़ जाता है। तो हम इसमें की डेफिशिएंसी, इसमें जनरली हम लंग्स की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देंगे। अब अचानक से एकदम से चक्कर आने लग गया, तो वो एक्सेस कंडीशन के कारण होता है, तो इसमें लिवर एक्सेस का ट्रीटमेंट देंगे हम। कहीं न कहीं लिवर एक्सेस हो गया है, तो वो एक्सेस के कारण अचानक से चक्कर आने लग गया है। अब नेक्स्ट है हमारा पेन इन द होल बॉडी, पूरे शरीर में दर्द होना। पूरे शरीर में अगर दर्द हो रहा है, तो अचानक से एक शरीर में दर्द होना, कपकपी और ज्वर भी आने लगा है। सर्दी से लगी, कांपने लगा है शरीर और ज्वर आया है, तो विंड कोल्ड का अटैक हुआ है। सारे शरीर में दर्द भी हो रहा है और थकान-थकान फील हो रही है, तो की और ब्लड की डेफिशिएंसी है। अब कई बार क्या होता है, प्रसव के बाद में महिला के पूरे बदन में दर्द होने लग जाता है, पूरी बॉडी में पेन होने लग जाता है। तो हल्का-हल्का अगर दर्द है, तो ब्लड डेफिशिएंसी के कारण होता है, और बहुत तीखा दर्द है, तो ब्लड कहीं रुक गया है, स्टेसिस हो गया है, उसका पेन है। अब अगर वो चल रही है, चलने पर हाथों में, बाहों में और कंधों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए लिवर की स्टैग्नेशन के हम पॉइंट देंगे कि कहीं न कहीं लिवर की स्टैग्नेट हो गई है। तो उसके लिए लिवर 3, लिवर 13, 14, 3, 13, 14, जीबी34, टीडब्ल्यू6, पी6 ये पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। टीडब्ल्यू6 हमारा फायर पॉइंट है, स्किन डिजीज का भी ये बेस्ट पॉइंट है, और इसमें लिवर 3, 13, 14 सर ने बताया है, बहुत अच्छे पॉइंट है। जीबी34 हमारा टेंडन्स का पॉइंट है, और ये अगर सभी मसल्स में पेन हो रहा है, तो इसके मतलब है मांस, उसके साथ में हमारा गर्मी भी लग रही है, हमारे अंदर जो हमारा मांस है उसमें गर्मी लग रही है, तो वो स्टमक हीट के कारण है। अब इसमें हम ST21, ST44, ST45, CV12, CV13, P6 और SP6 इन सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें ST44 वाटर पॉइंट है, जो हमने अभी देखा है, बहुत ज़्यादा ये नहीं आया, और ST21 जो पॉइंट है ये हमारा ऊपर, या ये डायफ्राम, ये पॉइंट हमारे एक डिफरेंशिएट करता है। डायफ्राम जो होता है, तो डायफ्राम से ऊपर और नीचे को, इन और यांग को, उनके एनर्जी को, और स्प्लीन और स्टमक, इन सबकी एनर्जी को ये बैलेंस करता है। तो ST21 और ST44 वाटर पॉइंट है, तो अगर गर्मी लग रही है तो ये वाटर पॉइंट इसमें इफेक्टिव होगा। अब है नेक्स्ट हमारा जॉइंट्स पेन, जोड़ों का दर्द, टाइप ऑफ पेन। अगर एक कई बार होता है कि कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी दूसरे जोड़ में चला गया, फिर तीसरे जोड़ में, तो ये मूविंग पेन हो रहा है, एक स्थान से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये विंड के कारण, हम जानते हैं विंड के कारण दर्द मूव करने वाला होता है, मूविंग पेन होता है। एक ही स्थान पे तीव्र दर्द हो रहा है, तो कोल्ड के कारण होता है, और एक स्थान पर दर्द भी है, सूजन और सुन्नपन है, सुन्नपन भी है और स्वेलिंग भी है, तो ये ह्यूमिडिटी के कारण हो रहा है, तो हम इसमें ह्यूमिडिटी का ट्रीटमेंट देंगे। फिर है हमारा बैक एक, पीठ का दर्द। पीठ में हर समय अगर दर्द रहता है, तो हम जानते हैं कि बैक में अगर पेन है, तो हम उसको किडनी से जोड़ते हैं। तो किडनी डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देंगे, K3, CV4, UB23, UB47 और GB4। जैसा कि सर ने बताया, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं, GB4, UB23 और UB47 ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आता है। K3 हमारे किडनी को टोन करता है। पीठ में अचानक से तीव्र दर्द होना या कड़ापन, स्टिफ हो गई, पीठ में अचानक दर्द भी हुआ और पीठ स्टिफ हो गई, मुड़ नहीं पा रही है, तो बैक स्प्रेन कॉजिंग ब्लड स्ट्रेसेस का हम इसमें ट्रीटमेंट देंगे। पीठ में तीव्र दर्द होना, ठंड या नमी से, अगर कोल्डनेस है और ह्यूमिडिटी भी है, तो बढ़ जाता है, और अगर हम उसमें सेक करते हैं, गर्माहट से हम गर्म पानी से या गर्म बॉटल से सेक करते हैं, तो वो घट जाता है। तो ये अटैक ऑफ एक्सटर्नल कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी इन बैक मेरिडियन, हमारी जो पीछे की मेरिडियन जा रही हैं, उसमें एक्सटर्नल कोल्ड और ह्यूमिडिटी का अटैक हुआ है। पीठ में सुई गड़ने के समान दर्द हो रहा है, एकदम से जैसे कि सुई गड़ रही है, और कमर घुमा नहीं सक रहे, कमर एकदम से स्टिफ हो गई है, तो वो हमारा ब्लड स्ट्रेसिस हुआ है।
जैसे कि हमने पहले देखा था कि ये ऊपर भी यही था कि अगर कड़ापन आ रहा है तो ये बैक स्प्रेन कॉजिंग ब्लड स्ट्रेसेस, तो स्ट्रेसेस ऑफ ब्लड का हम इसमें ट्रीटमेंट देंगे। पीठ का दर्द जो कंधों तक, अब कंधों तक चले जाता है तो ये हमारा एक्सटर्नल, कहीं ना कोई एक्सटर्नल अटैक हुआ है, चाहे वो विंड का भी हो सकता है या कोल्ड या हीट किसी का भी अटैक हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबनेस का। नंबनेस ऑफ हैंड और फीट बोथ साइड, numbness of arm or leg both side, और numbness of finger, arm, elbow of one side only। मतलब हाथ और पैरों में दोनों तरफ numbness आ रही है, हमारी भुजाओं में और लेग्स में दोनों तरफ आ रही है, और हमारे फिंगर्स में, आर्म्स में और एल्बो में एक साइड, सिर्फ एक साइड सूजन आ रही है। तो ये हमारा, ये दोनों तो हमारा ब्लड डेफिशिएंसी से हैं। जो नमनेस ऑफ हैंड और फीट में है, आर्म्स और लेग्स में दोनों साइड है, ये ब्लड डेफिशिएंसी से आ रहे हैं। और अगर एक ही साइड हमारे फिंगर, आर्म, एल्बो के एक ही साइड हमारे नमनेस आए, सुन्नपन आ रहा है, तो वो इंटरनल विंड और बलगम, बलगम इकट्ठा कहीं ना कहीं हुआ है, उससे हमारे नमनेस आ रही है। और अगर हाथ की पहले 3 उंगलियों में सुनपन आ रही है, ये 3 उंगलियों में अगर सुनपन आ रही है, तो ये कौन कंडीशन है, इससे हमें सचेत हो जाना चाहिए। ये हमारा पैरालिसिस लकवा का उपचार, लकवा का संकेत हो सकता है, तो इसका उपचार हमें गंभीरता से करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा छाती और पेट। सर आगे लेना है अभी? आप बताओ। वो सर हाँ ले सकते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट और ले सकते हैं, अभी टाइम है। मैंने 5, हाँ हाँ, 10 मिनट समय है, लेकिन देख लो, सुधा से पूछ लो। सुधा है, सुधा ज्वाइन नहीं की है। नहीं सर, ज्वाइन नहीं किया उसने। सुधा, सुधा को मतलब नहीं, अभी तुम जिसको थोरेक्स वाला पढ़ा, थोरेक्स पढ़ा दो, ठीक थोरेक्स है सर, एब्डोमेन थोरेक्स वाला, जी सर थोरेक्स वाला ले लेते हैं। हाँ ठीक। छाती एवं पेट, अगर पेन इन थोरेक्स, वक्ष में दर्द हो रहा है, तो वो हार्ट और लंग्स से रिलेटेड है, क्योंकि थोरेक्स का है पेन, तो हम यहाँ पे हमारा हार्ट और लंग्स का लोकेशन आती है, तो वो वहां पर हम उस लोकेशन से समझ सकते हैं। पेन इन फ्लैंक, शरीर के पार्श्व भाग में, साइड वाले भाग में अगर पेन हो रहा है, तो जहां पर हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर होता है, तो वो उसी वहीं पर आ रहा है पेन अगर, तो हम उस ऑर्गन से उसको रिलेट कर सकते हैं, तो लिवर और गॉल ब्लैडर से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। पेट में अगर दर्द है, तो पेट में हम लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से ले सकते हैं। अगर छाती में दर्द हो रहा है, तो स्टेसिस ऑफ ब्लड इन हार्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ यांग, यांग अगर कम हो गया है, तो हमारा या तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ यांग के कारण हमारे हार्ट में ब्लड स्टेसिस हो गया, तो इसको हम P6H5, CV6, CV17, UB15 और GB4, इसको हम पहले सेडेट करेंगे 3-4 दिन तक, 2-3 दिन तक सेडेट करेंगे, उसके बाद में हम इसको टोन करेंगे कि एक बार स्ट्रेसेस निकल जाएगी, और फिर उसके बाद जो यांग की डेफिशिएंसी है उसको ठीक करने के लिए हम इसको टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा खांसी के साथ छाती में दर्द या पीला गलगम बहुत ज्यादा मात्रा में निकलना। अगर खांसी आ रही है और छाती में दर्द भी हो रहा है और येलो येलो बलगम बहुत निकल, तो इसमें लंग्स में हम, पीला बलगम है तो लंग्स में हीट बढ़ी है, लंग्स में हीट के लिए हम Li4, Li11, Lu11, GB14, GB16, UB12 और GB20, गॉल ब्लैडर 20, इन पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियम, यानी कोख में भारीपन और तनाव। तो ये हमारा लिवर की स्टेग्नेशन हुआ है। लिवर की स्टेग्नेशन के लिए हमने पहले देखा था लिवर का 3-13-14, GB34, TW6, P6, ये पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। अब हाइपोकॉन्ड्रियम में तीव्र दर्द, तो ये भी हमारा स्टेसिस ऑफ लिवर पर, लिवर ब्लड स्टेसिस हुआ है, रुकावट, ब्लड की रुकावट हो गई है, वो हमारा स्टेग्नेशन लिवर की था, ये ब्लड स्टेसिस हुआ है, तो उसके लिए हम लिवर 3, GB34, UB17, UB18, SP10 और CB6, इन पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। अब एपिगैस्ट्रियम, जो हमारा सामने का यानी ऊपर का पेट होता है, उसमें अगर भोजन रुक गया, हमने कुछ हैवी खा लिया है या गैस बन गई है या भोजन रुक गया है, इसके कारण दर्द हो रहा है, तो वो स्टमक हीट के कारण होता है। स्टमक हीट हमारी बहुत ज्यादा पेन होता है उसके कारण। अगर पेट में भोजन रुकने के कारण होता है, तो ये खाने के बाद होता है, खाने के बाद दर्द होता है। इसके लिए हम P6, SP4, CV10, CV13, ST21, ST44, ST45, ये हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। CV10 पर उपचार देने से शरीर के जो मध्य, शरीर का जो मध्य होता है, उसमें जो पित्त होता है, तो वो ऐसे ठीक हो जाता है। और ST34, CV13, CV13 आया है, इस पर उपचार देने से हार्ट, स्प्लीन और स्टमक और लंग्स, इन सबकी ऊर्जा बैलेंस होती है, और शरीर के मध्य का जो तनाव होता है, मध्य भाग का वो तनाव होता है, वो खत्म हो जाता है। अब स्टमक में हीट बढ़ी है, अगर स्टमक में हीट बढ़ी है, एपिगैस्ट्रियम में पेन हो रहा है, तो हम P6, SP6, CV12, CV13
ST21, ST44 और ST45 इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर दर्द हल्का हल्का हो रहा है तो हमारे दर्द हल्का हल्का है तो ये डेफिशिएंसी ऑफ कोल्ड की ठंड की कमी हो गई है, तो SP4, ST21, ST34 और CV13 इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। खाने से अगर दर्द घट जाता है तो ये डेफिशिएंसी टाइप है, और खाने से अगर दर्द बढ़ जाता है तो एक्सेस टाइप है। तो डेफिशिएंसी टाइप में हम स्टमक को टोन करेंगे। खाने के बाद सुस्ती आ रही है तो ये स्टमक हीट का बता रहा है। अगर दर्द बढ़ रहा है तो खाने के बाद सुस्ती आ रही है, तो ये इस एक्सेस टाइप को स्टमक हीट को बता रहा है। तो इसके लिए हम खाने से दर्द घटता है डेफिशिएंसी तो स्टमक को टोन करेंगे, और अगर एक्सेस टाइप का रोग है तो हम स्टमक को सेडेट करेंगे। अब एपिगैस्ट्रियम यानी ऊपर की बात भरा भरा लग रहा है तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी है या ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी के लिए हम SP3, SP6, ST36, CV12, UB20, UB21 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। और ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिटी निकालने के लिए हम SP3, SP6, ST8 और CV12 इन पॉइंट्स को हम सर सेलेक्ट करेंगे ना इनको। सिलेक्ट करेंगे जी सर, Humidity इन पॉइंट्स को हम ह्यूमिडिटी निकालने के लिए हम इन पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। तो इन्फेक्शन। इस तरह से आज हमने जी सर इतना हो गया सर। इसके बाद आप आगे सुधार ले लेंगे सर एब्डोमिनल सर। ठीक, जी सर, बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया नीतू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, आप लोग सुनते हो अच्छा लगता है मुझसे फिर। पर आप अच्छा बोलते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप सच में अच्छा बोलते हो, स्वीट लगता है। थैंक यू मैम। शीतल, जब आप सुनेंगे तो आप जो है, जब आप वीडियो सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जी सर, जी सर। मैम आज ही सर ने बताया कि तारीफ हमारा मान बढ़ाती है, तो आप तारीफ मत कीजिए, मान बढ़ जाएगा। नहीं, तारीफ आज मान बढ़ाती जैसे नहीं, तारीफ दोनों में अंतर है। हमने कहा नहीं, तारीफ को नहीं कह रहे, तारीफ बढ़ाती है, लेकिन वर्चुअली जो है चाटुकारिता जो है अहंकार बढ़ाती है। तारीफ तो तारीफ सर भाई आज आप प्रशंसा तो सर आज करेंगे। हमारे यहाँ भी हम भी 10 लक्षण जो मानते हैं तो उत्तम मार्दव धर्म है, तो उसमें मद को कम करना मतलब अभिमान, तो बिल्कुल। हमारा भी आपने जो बताया वो उसी से रिलेटेड है सर। बिल्कुल। वो होता यह है कि अहंकार बढ़ता जाता है ना। अरे हम लोग मालूम है कि भाई देखिए, अहंकार हमेशा सबके साथ रहता है। ऐसा मत सोचिए कि हमारे साथ ही आपके साथ, सबके साथ रहता है। उसी को हमको धीरे धीरे, है ना, मतलब मेन चीज है कि उसको हमेशा खत्म करना। मेरा पर्पज ये है कि उसको खत्म नहीं करेंगे तो वो आपके ज्ञान को हर लेगा, मतलब ज्ञान समाप्त करेगा, आपकी बुद्धि समाप्त करेगी, स्मृति खत्म करेगी, चेतना खत्म करेगी, धैर्य खत्म करेगी। ये सब जो गुण है बुद्धि के, उन सबको खड़ेगी। अब जो ज्ञान, स्मृति, चेतना, धृति, ये सब उसके ज्ञान के ही है। उसी में वहां बैठा हुआ है अहंकार। अगर अहंकार ने कब्जा कर, देखिए स्पेस है घर में, आप एक ऐसे बदमाश को रास्ता दे दें कि वो एक दिन आए और दूसरे दिन घर में कब्जा करने लगे, तो आप समझ सकते हैं क्या करेगा। उस सबको, वही ज्ञान रह रहे हैं, वही स्मृति रह रही, वही चेतना रह रही है, वही अहंकार रह रहा है, वही धैर्य रह रहा है। अब ये सब रह रहे हैं। अब वो अहंकार मान लीजिए पावरफुल इतना हो गया कि वो ज्ञान, चेतना, स्मृति, अहंकार सबको कब्जे में कर ले, तो वही कब्जे हो जाएगा। फिर उसे लगेगा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञाता हूँ। शीतल मैडम, तब लगेगा कि मैं जी सर, सबसे जी अधिक सर। ज्ञाता हूँ। और यही हमारी पतन का कारण यही से शुरू हो जाएगा। हमको समझना है, जब भी हम पढ़ लें, हमको समझना है कि हमको कुछ नहीं आता, हम अज्ञानी हैं, और अज्ञानी के रूप में ही आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत पुराना प्रसंग है, हम भी प्रसंगी जो सुने वही हम बताते हैं। ब्रजानंद जी थे, दयानंद सरस्वती के गुरु थे। तो उनको कहीं से मालूम हुआ कि ब्रजानंद जी के यहाँ जाएंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो दयानंद सरस्वती जो गए तो उन्होंने सांकल खटखटाई, तो अंदर से ब्रजानंद जी बोले कि कौन? तो उन्होंने कहा कि यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया, वो समझ गए कि मेरा शिष्य आ गया।
इसको मुझे शिष्यत्व देना है, वो यही है। अगर वो कह देता मैं ये हूँ वो, तो वो तो समझ में आ गया। इसीलिए नॉर्मली हम लोग जो है अपने को हम मतलब परंपरागत रूप से हम लोग जहाँ पे गांव देहात के लोग हैं, तो वहां से हम परंपरागत रूप से मैं नहीं बोलते। मैं बोलते नहीं मैंने ये कहा, मैं नॉर्मली नहीं बोलते। हम लोग हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमने ये कहा उनसे। तो जैसे आप हम कहते, हम कहना शुरुआत आप करते हैं या आप कहना अधिक शुरू करते हैं, वैसे मैं जो है कम होने लगता है। अधिकांशतः हम लोग प्रोनाउंशिएट यही करते हैं। हम आदत है मेरे मुंह में कि हम बोलते हैं कि हमने ये कहा। नॉर्मली मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, बहुत कम टेक्निकली कहीं होता है कि जिसको ऐसे बोलना हो जिससे बड़ा सभ्य लगे, उसी हिसाब मैं बोलते नहीं तो हम जी बोलने पे सर। बोल दिया। हाँ, अदरवाइज हम जी सर। शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब हम बोलते हैं तो आपका मैं थोड़ा सा कम हो जाता है, और जब मैं बोलते हैं तो आपका मैं बढ़ जाता है। बस ये तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद तिवारी जी ने ज्वाइन किया है। क्या हुआ, बिजी हो? खूब बिजी है। आज कैसे दिन ये वाला जो है, मैंने तो सोचा नहीं था इस समय कैसे ज्वाइन कर लेंगे। सर सॉरी, एक्चुअली वो शीतल बासोपिया जी वो वीडियो कॉल पे सबको कॉल कर दी। मैं सोचा क्या हो गया, फिर मैं कॉल उठाया। सॉरी सर, गलती हो गई थी मेरे तो से। मैं उठाया, हमने कहा क्या हो गया, और मैं अभी नहा के निकला तो मैं ड्रेस भी नहीं चेंज किया था। तो अब गलती वो से लग गया वीडियो था। उठाया, मैं किसी को उठाया तो उन्होंने बोला कॉल। हमने अच्छा, तो फिर हमने कहा अच्छा। तो अभी ज्वाइन किया तब तक पता लगा नेट फेल हो गया। तो अभी नेट का तार वन में इधर उधर किया तो अभी नेट आया। मैंने वो कुछ नहीं, आज प्रॉब्लम। आज एक ही क्लास था वर्चुअली। तो एक क्लास में ही जो वही नीतू मैडम का फोन था, वो था। देखा तब डिस्टर्बेंस आ रहा है शीतल बासुपिया का, पहले वो आया, फिर बाद में वो रेखा पाटवाल मैडम का आ गया। हाँ, तो वो सब मैंने उठाया तो रेखा पटवाल मैम उठाई थी, बोली हाँ। आप कॉल किए, बोले राहुल नहीं किए। लेकिन ये भी बहुत अच्छा तिवारी जी है। कभी कभी जो है ना, जैसे कोई आक्रमण होना होता है विदेशी का, तो हम लोग पहले से ये सारन दे देते हैं ताकि लोग जगे कि नहीं जगे हैं। शीतल बासुपिया में हमारे स्टूडेंट, हमारे सारे सहयोगी जो जगे हैं ना, तो तुरंत जो है एक्टिव हो गए। रेखा पाटवाल वहां फोन आने लगा, आपका बिल्कुल आपने ज्वाइन सर। कर लिया। जी सर। सर मैं तो ये ऑन करने जा रही थी तो गलती से वीडियो हो गया था। हो गया वो आपका। अच्छा हुआ मैम, आपने फोन कॉल किया तो तिवारी सर के दर्शन हो गए आज बहुत टाइम बाद। अच्छा हुआ ये। सब एक्टिव हो गए। यार पढ़ा रही थी, मैं बीच में ज्वाइन किया था, तब तक नेट की प्रॉब्लम आ गई। तो फिर मैं, क्योंकि वो मोबाइल पे मेरे से वो नहीं आता, ठीक नहीं लगता, तो मैं लैपटॉप पे ही बैठता हूँ। जी सर। जी सर। आपका जी क्लास चल सर। रहा था वो। हाँ, वो लगता था ना कि हम तिवारी ज्वाइन करेंगे तभी। तो हम लोग खेमका सर को याद कर रहे हैं। अब कल उनकी पुण्यतिथि वर्चुअली थी, तो हम लोगों ने याद किया। और हम लोग बार बार यही बात ही करते हैं कि खेमका सर को याद करने का मतलब है उनके व्यक्तित्व को याद करना। व्यक्तित्व के पहलू क्या है? जब ईच वन रीच वन के कंसेप्ट दिया था उन्होंने, तो उसको हम लोग बहुत से लोगों ने शायद हल्के से लिया हो, लेकिन जब वो सेंटेंस में बार बार पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि तो गहराई है। उसी तरह है जैसे इन यांग को पढ़िए तो उसी में डिफिशियंसी भी है, उसी में जो है हॉटनेस भी है, उसी में कोल्डनेस भी है, उसी में जो है इंटरनल भी एक्सटर्नल भी है। तो वही चीज यहाँ पे है कि वो ईच वन रीच वन में इतना बड़ा कंसेप्ट है। हम लोग बहुत, अभी एक साहब से बात, एक मैडम से बात हो रही थी, वो भी ट्रीटमेंट कहीं ले रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि जो आपका थेरेपी है, उस थेरेपी का बहुत अधिक ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत, हमने कहा वो बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बोली कि ऐसा मत समझिए कि आपकी थेरेपी बहुत अधिक जो है लोगों को तो प्रचलित है। उन्होंने कहा कि आपका संस्थान, वो साफ साफ बोला उन्होंने कि आपका संस्थान को, मैंने इलाहाबाद में बहुत से लोगों से पूछा, वो लोग अधिकांशतः लोग संस्थान को नहीं जानते। ये बात उन्होंने कही। वो तो हमने कहा कि देखिए, हमने कहा ये हमको गलतफहमी नहीं है, हम जानते हैं कि तो थेरेपी को इतना आगे बढ़ना है क्योंकि उसके अगेंस्ट में एक हमारे वो कौन से पहलवान होते हैं, जो सुमो पहलवान हमारे पास कौन है, हमारा मेडिकल सारा वो इंग्लिश मेडिसिन वाले बैठे हुए हैं। उनके हर 100 मीटर पर, 200 मीटर पे आप देखिए कोई डॉक्टर मिल जाएगा आपको।
चाहे वो कान का स्पेशलिस्ट हो, नाक का हो, चाहे दांत का हो, चाहे आंखों का हो, मिल जाएगा। 100 मीटर्स की दूरी पर शहरों में, स्पेशली बड़े शहर में 100-150 मीटर की दूरी पर आपको, क्योंकि एक वो अगर एवरेज लेंगे तो एक एक उसमें 3-3 डॉक्टर मिल जाएंगे आपको। एक किसी बिजनेस कॉम्प्लेक्स में आपको 3-3 डॉक्टर मिल जाएंगे। तो ऐसा जब तक ये नहीं होगा तब तक थेरेपी का प्रचार उस रूप में नहीं पाएगा। हमको, मैं अपनी बात बता रहा हूं, हमको एक इलाहाबाद के रहने वाले एक साहब ने अपने रिलेटिव को चंडीगढ़ में फोन किया कि मुझे इसका इलाज कराना है, तो वो भी यही थेरेपी करते हैं, ये एक्यूप्रेशर थेरेपी करते हैं। तो संयोग से वो हमारे रिलेशन में है, तो उन्होंने, उनको मालूम था कि हम भी एक्यूप्रेशर थेरेपी पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, तो उन्होंने, अब यहाँ इलाहाबाद में बैठे हुए, देखिए इलाहाबाद में बैठे हुए उन्होंने फोन किया चंडीगढ़ को कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं और ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, रिलेशन में है। उन्होंने लखनऊ फोन किया हमारे रिलेशन को, वो हमारे साले साहब को, वो उनके साले साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे वहाँ तो अरविंद भैया हैं, तो उनसे क्यों नहीं कहते, भाई वो जुड़े हुए उससे। तो उन्होंने कहा फोन हमारे पास आया कि भाई साहब ऐसा वो है। तो हमने कहा वो तो इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, कहा उनको इलाहाबाद में नहीं मालूम है। तो हमने कहा उनको पूरा एड्रेस बता दीजिए कि यहाँ यहाँ एड्रेस है। आप समझ लीजिए वो रहने वाले वहीं के बाशिंदे हैं, 50 वर्षों से वहीं रह रहे हैं वो। अब मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं, हम लोग क्या सोच के बैठे हुए हैं कि हमको सब कुछ जानता है। ये जो पीड़ा जो है, ये जो हमारी बात है, इसलिए कि हमको कोई बताना नहीं चाहता है कि हमको सब लोग नहीं जानते हैं। अगर हम कह देंगे कि तिवारी जी आपको कोई नहीं जानता, तो तिवारी जी नाराज न हो जाए कि हमको क्यों नहीं जानते। ये जो है, ये क्या है, इसको क्या कहना चाहिए। इंदिरा गांधी जब जीवित थी तो 1975 में उनसे लोगों ने एक छोटे से रिपोर्ट दिया किसी ने कि साहब जो है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होने की आशंका है। उन्होंने उसको दूसरे दिन से कहा कि आप हट जाइए, सैक कर दिया उसको। उन लोगों की रिपोर्ट उन्होंने अधिक प्रशंसनीय माना जिन्होंने कहा था कि मैडम आपको कोई हरा नहीं सकता, आप बिल्कुल जीत रही रायबरेली से। ये रिपोर्ट 10 रिपोर्ट कम से कम उनको मिली होगी, 10 रिपोर्ट मिली और हायर लेवल से मिली, क्योंकि कोई कहना नहीं चाहता था, क्योंकि जो कहे वो चला जाए। लेटेस्ट जो हुआ था, यहीं पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय थे, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे। उनके एक आईएएस ने, कर दो नहीं तो फिर आईएएस का मामला आ जाएगा, वो मुख्यमंत्री का आ जाएगा। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इसको बंद करते हैं।